This series is for those who love India because this is a product of my eternal love affair with India, that is भारतवर्ष। ये जो सीरीज़ है जो आप देख रहे हैं ये उन लोगों के लिए है जो भारतवर्ष को बहुत प्रेम करते हैं या प्रेम बहुत करना चाहते हैं। और ये मैंने जो सालों सालों तक भारतवर्ष के बारे में पढ़ा है, जाना है, ज्ञान निकालने की कोशिश की है, एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश की है, उसका फलस्वरूप ये सीरीज़ में आप तक लेके आया हूँ। एलन गथ in 1980 presumed inflammatory theory, and from 1982 onwards later many editions were made, and finally the book, and in 1997 came out this book, The Inflammatory Universe, The Quest for a New Theory of Cosmic Origin. Inflammatory was like a boy blowing a balloon. When he has, in the beginning, he has more strength, so he blows more air and it blows faster. And when the balloon grows bigger, then the boy loses his breath and the inflammation is slower than the beginning. So that's the whole idea, that's the whole concept of Alan Guth. All this theory knew was the big insertion of the old Big Bang theory. A figure of 10 to the power minus 43 was added, created, called the Planck time, being the starting time of the universe. And this Planck time was actually the starting time of the universe. So this was like a great assumption. 10 to the power minus 43, which means a decimal point followed by 42 zeros, a decimal point followed by 42 zeros and a 1. So that's like imagination. How much can you imagine? You can imagine zeros, and they just use the zeros and put 42 zeros after a point, and then they put an 1. And that's Planck time, the starting time of the universe. They presume that the Big Bang or inflammatory explosion happened in some unexplainable to them time, kind of externally existing, symmetrical, grand, unified space. Externally existing, eternally existing. This thing happened like in a eternally existing kind of symmetrical, grand, unified space. हुआ यूं कि साइंटिस्ट लोगों को लगा कि इस पूरे ब्रह्मांड में ये जो मैटर है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वो मैटर जो पूरे ब्रह्मांड में छाया हुआ है ये बहुत ही इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये एकदम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कहीं पे ज़्यादा हो गया, कहीं पे कम हो गया, कहीं पे ज़्यादा कम, ऐसा नहीं है, बहुत यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो और also the homogeneous 2.7 Kelvin temperature find almost everywhere in the observed universe. और उसने देखा जो कि हम जो यूनिवर्स को जानते हैं, उन लोगों ने पाया, साइंटिस्ट लोगों ने, कि हम जिस यूनिवर्स को जानते हैं उसमें 2.7 केल्विन टेम्परेचर बहुत ही इवनली चारों तरफ फैला हुआ है। अब ऐसा अगर होगा तो न्यू साइंटिस्ट जो थे उनको लगा कि बिग बैंग ये इफेक्ट नहीं बना सकता है, ये इफेक्ट बिग बैंग ये इफेक्ट क्रिएट नहीं कर सकता है। बिग बैंग के पास इतना दम नहीं है। न्यू साइंटिस्ट लोगों को, नए साइंटिस्ट लोगों को ऐसा लगा कि बिग बैंग थ्योरी के हिसाब से अगर यूनिवर्स बना होता तब ये जो 2.7 डिग्री केल्विन का जो यूनिफॉर्मिटी है पूरे ब्रह्मांड में, ये नहीं हो सकता था। तो इससे क्या होगा? एक नया थ्योरी, और स्कूल के बच्चे जो हैं वो पुरानी थ्योरी को ही पढ़ते रहेंगे जब तक कि नए थ्योरी के बारे में पूरी अच्छी तरह से वो अवार्ड्स नहीं मिल जाता है, तब तक वो पुरानी थ्योरी पढ़ते रहेंगे। थ्योरी पे थ्योरी, लेकिन भागवत गीता नहीं पढ़ेंगे जहाँ पे पूरा सारे थ्योरी का सार दिया हुआ है।
एनीवेज, तो अब क्या हुआ, 1980 में एलन गथ बोल के एक आदमी था, उसने सोचा इन्फ्लेमेटरी थ्योरी। अब 1982 के बाद से और भी साइंटिस्ट लोगों ने उसमें कुछ कुछ ऐड किया और ये सब कुछ हुआ, उसने भी बहुत सारा जांच पड़ताल किया, रिसर्च किया, तो उसने फिर क्या किया, एक बुक निकाला। उस बुक का नाम था द इन्फ्लेमेटरी यूनिवर्स, द क्वेस्ट फॉर अ न्यू थियोरी ऑफ कॉस्मिक ओरिजिन, 1997 में। अब इन्फ्लेमेशन में क्या था, जैसे कि एक छोटा बच्चा जब बलून गुब्बारा फुलाता है तो शुरू में उसके पास बहुत दम होता है, तो वो क्या करता है, जोर से गुब्बारा फुलाता है, और जब जोर से गुब्बारा फुलाता है तो उसके पास दम होता है तो गुब्बारा जल्दी फूलता है, और जब उसके पास दम ख़त्म हो जाता है तब वो आस्ते आस्ते गुब्बारा फुलाता है और गुब्बारा धीरे धीरे फूलता है। यही था उसका इन्फ्लेमेटरी थ्योरी का पूरा सार। अब क्या हुआ, इन्फ्लेमेटरी थ्योरी में एलन गथ ने क्या किया, जो पुराना बिग बैंग थ्योरी था उसके शुरू में एक चीज़ इंसर्ट कर दिया। अब इंसर्ट करते ही उसका वो पूरा थ्योरी उसने बदल दिया और नया थ्योरी बना दिया। अब क्या इंसर्ट किया उसने, उसने एक टर्म इंसर्ट किया 10 टू द पावर -43, माने 1/43 zeros के बाद। ये जो 10 टू द पावर -43 था, इसको उसने एक प्लैंक टाइम बोल के एक टर्म नाम दिया उसने, जो कि ये 10 टू द पावर -43 जो था वो एक प्लैंक टाइम बोल के एक टाइम था, और ये जो था वक्त था, ये वक्त था यूनिवर्स के शुरू होने का। अब 10 टू द पावर -43 का मतलब है एक पॉइंट, उसके बाद 43 जीरो, फिर 1। मतलब सोच, क्या क्या सोचा है। जब सोच का कोई दिशा नहीं होता है तो लोग ऐसे ही घूमते हैं, शायद वो 10 टू द पावर -43 दिशाओं में घूम गया। और उसने ये सोचा कि बिग बैंग थ्योरी या फिर इन्फ्लेमेटरी थ्योरी का जो एक्सप्लोजन हुआ, वो हुआ जिसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, वो हुआ एक ऐसे हालात में जो पता नहीं कहीं पे है। उस हालात में कहीं पे है, वो एक स्पेस है, एक शून्य है, उस शून्य में कहीं पे वो है, वहाँ पे कुछ एक्सप्लोजन हुआ, बूम। द इन्फ्लेमेटरी थ्योरी इन शॉर्ट इज, जो इन्फ्लेमेटरी थ्योरी था वो छोटे में हम लोग देखते हैं उसमें क्या है। 10 टू द पावर -43, 10 टू द पावर -36 सेकेंड्स। अब 10 टू द पावर -43 से 10 टू द पावर -36 सेकेंड्स में क्या हुआ। गुथ यूज शेल्डन ग्लाशॉज Grand Unified Theory (GUT) to claim that universe was 10 to the power -52 meters in the beginning. गुथ ने क्या किया, वो जो एलन गुथ था उसने शेल्डन ग्लाशॉव का एक थ्योरी था जिसको गुथ थ्योरी बोलते थे, मतलब ग्लाशॉव का ग्रैंड यूनिफाइड थ्योरी। उसमें उसने क्लेम किया था, ग्लाशॉव ने, जो यूनिवर्स जो शुरू हुआ था वो 10 टू द पावर -52 मीटर्स, उसने ये कहा था गुड थ्योरी के हिसाब से, जो यूनिवर्स जो था वो 10 टू द पावर -52 मीटर्स बड़ा था। 10 टू द पावर 52 मीटर्स नहीं, 10 टू द पावर -52, पता नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा था शायद। गुथ हैड 3 फोर्सेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वीक एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। गुथ के पास 3 फोर्सेस थे जिससे उसने ये जो यूनिवर्स शुरू में कितना बड़ा था उसको बताने के लिए एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी था, एक स्मॉल और एक लार्ज, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी था और एक वीक और एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स था। एट प्लैंक टाइम 10 टू द पावर -43 देयर इज एन एक्सप्लोजन and this thing splits into gravitational force and GUF, that is Grand Unified Force.
प्लैंक टाइम जब आया 10⁻⁻43 में, उस समय एक बड़ा एक्सप्लोजन हुआ। और एक्सप्लोजन में क्या हुआ, वो जो फोर्स था वो बट गया किस में, एक ग्रेविटेशनल फोर्स में बटा और दूसरा बटा ग्रैंड यूनिफाइड फोर्स, गुफ। ग्रैंड यूनिफाइड फोर्स कुछ था यूनिफाई करने वाला, कुछ 10⁻⁻36 to 10⁻⁻32. This splits into weak electroforce and strong nuclear force. 10⁻⁻36 से 10⁻⁻32 सेकेंड्स में क्या हुआ, ये जो था ये और स्प्लिट हुआ, स्प्लिट होके इलेक्ट्रोफोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स में और डिवाइड हुआ, इलेक्ट्रोफोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स में और स्प्लिट हुआ। फेस ट्रांजिशन फ्रॉम प्योर एनर्जी इनटू मैटर, और फेस ट्रांजिशन हुआ प्योर एनर्जी से मैटर में। सब पार्टिकल्स एंड एंटी पार्टिकल्स फिल्ड स्पेस, स्पेस में शून्य में सब पार्टिकल्स और एंटी पार्टिकल्स भर गया। आफ्टर 10⁻⁻32 seconds, inflammation abruptly or gradually stopped. और 10⁻⁻32 seconds जब हो गया, तब ये जो इन्फ्लेमेशन था या फिर ये जो फूल रहा था गुब्बारा, वो धीरे धीरे रुक गया। 10⁻32 seconds में धीरे धीरे या फुप करके रुक गया। 10⁻32 to 1 second. In this stage, there is a discharge of anti-gravitational pull and then resumes expansion as true vacuum state. खुद के पास 3 फोर्सेस थे जिससे उसने ये जो यूनिवर्स शुरू में कितना बड़ा था उसको बताने के लिए एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी था और एक वीक और एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स था। आफ्टर दैट इट फॉलोज लाइक ओल्ड बिग बैंग, और इसके बाद वो पुराने बिग बैंग के जैसे ही चलने लगा। बिफोर एनिहिलेशन स्टार्टेड, यूनिवर्स वाज पिच डार्क। एनिहिलेशन जो था वो जो फिर से वो फूलने लगा, उसके पहले यूनिवर्स पूरी तरह से डार्क था, अंधेरा था यूनिवर्स में। अब नाउ बिटवीन 1 seconds and 4 minutes टेम्परेचर ड्रॉप्स टू 600 million Kelvin। टेम्परेचर जो बहुत ज़्यादा था, 1 सेकेंड से 4 मिनट के अंदर टेम्परेचर 600 Kelvin तक ड्रॉप हो गया। Between 4 minutes and 500,000 years and onwards, the chaotic annihilating activities creates a murky glow in the universe. अब 4 मिनट से 500,000 साल पहले तक या फिर 5 लाख साल तक, और उसके बाद से क्या होने लगा, एक ये जो एनिहिलेशन था, एक जो अजीब कभी बढ़ रहा है कभी रुक रहा है, ये जो एनिहिलेशन था, ये क्या करता है, ये एनिहिलेशन के कारण यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में एक हल्का सा एक मर्की ग्लो, हल्का सा एक रोशनी चारों तरफ फैलने लगा। उन्होंने कहा उस थ्योरी में टेम्परेचर इज 3000 Kelvin, और टेम्परेचर 3000 Kelvin तक आके रुक गया। पॉपुलेटेड विथ लाइट वेट एटम्स एंड बिगिन्स टू लुक ट्रांसपेरेंट। लाइट वेट हल्के भार वाले एटम्स चारों तरफ फैलने लगे और ये ट्रांसपेरेंट थे, माने इसके आर पार तुम देख सकते हो। सम पॉइंट्स विच गोज अगेंस्ट इन्फ्लेमेटरी थ्योरी, कुछ पॉइंट्स जो इन्फ्लेमेटरी थ्योरी के खिलाफ जाते हैं। इन्फ्लेमेटरी थ्योरी जो दिया है उसके बारे में अगर कोई सोचे, उसके खिलाफ कुछ पॉइंट्स जाते हैं। वो पॉइंट्स क्या हैं हम लोग देखते हैं। In the end of inflammation, it ran into an abrupt phase transition from an extreme anti-gravity field, false vacuum, to normal gravitational field, true vacuum. Inflammation के end में एक अचानक ऐसे होते हुए ऐसे हो गया, माने ये जो ट्रांजिशन, अचानक एक फेस ट्रांजिशन हुआ जिसमें बहुत ही ज़्यादा एंटी ग्रेविटी फील्ड था, जो फॉल्स वैक्यूम था, जो शून्य नहीं था, उससे अचानक नॉर्मल ग्रेविटेशनल फील्ड आ गया जो पूरी तरह से शून्य था। तो ये कैसे हुआ? अचानक एक ऐसे करके जाते जाते वो ऐसे होते होते अचानक ग्रेविटेशनल, एंटी ग्रेविटेशनल, एक्सट्रीम एंटी ग्रेविटी जो था उसमें था,
और उस एंटी ग्रेविटी से अचानक ग्रेविटी हो गया, अशून्य से शून्य हो गया। ये कैसे हुआ? Something trillions of times smaller than negligible photons as prime energy that explodes with another negligible 10 to the power 32 seconds stretches into trillions and trillions and trillion times bigger to become the universe and then all the things that comprise in the whole universe. Trillions or trillions 10 to the power -52 ऐसा साइज का यूनिवर्स एक्सप्लोड होता है और वक्त के एक सेकंड के कितने कितने छोटे हिस्से में वो कितना 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 बड़ा यूनिवर्स बन जाता है। 10 टू द पावर माइनस में जो था वो कुछ सेकंड्स में 10 टू द पावर प्लस हजारों में बड़ा हो जाता है और जिसके अंदर पूरे ब्रह्मांड का सब कुछ समा जाए। ये चीज सोचना एक नॉर्मल दिमाग से बाहर है। अब ये सोच लिया तो वो क्या दिमाग हो सकता है? All that we see in the universe today came from such a tiny specific something which is nothing. Even we came from that. So how could things appear from pure void? Why not divinity? हम लोग इस ब्रह्मांड में इतना कुछ देखते हैं, हमारे घर में, हमारे देश में, हमारे ब्रह्मांड, हमारे दुनिया में, हमारे ब्रह्मांड में कितना कुछ है। ये सब इतने शून्यता से आए, तो फिर हम इसको क्यों ना एक आध्यात्मिक एंगल दे दें। ये सब कुछ अगर उस शून्यता से अगर आए हैं तो इसको क्यों ना हम बोले जो कि ये किसी आध्यात्म से आए हैं। Who determined the sequence of evolution? Does energy has a mind of its own to create such perfection? और ये जो सीक्वेंस था जहाँ पे वो बड़ा रुका, फिर और बड़ा, फिर शून्यता से इतना बड़ा हो गया, ये जो हुआ, ये क्या, इसका क्या कोई दिमाग था? इसके पीछे क्या कोई दिमाग था? इसके पीछे क्या कोई सोच था? इसके पीछे क्या किसी का दिमाग था? और क्या ये सब एक उस शून्य ने बनाया? तो वो शून्य क्या है? How was space evolved? Physicists do not accept space as an energy and void cannot expand or evolve. Who regulates the safe formulation of galaxies without collisions? और ये जो शून्य था, ये शून्य कैसे बना? क्योंकि जो फिजिसिस्ट होते हैं, जो फिजिक्स का पढ़ाई करते हैं, उन लोग स्पेस को एक एनर्जी का जगह नहीं मानते हैं और एक शून्य जिसमें कुछ नहीं है, वो कैसे बड़ा हो सकता है? वो कैसे बन सकता है? एक शून्य कहाँ से आ सकता है? शून्य जिसमें कुछ नहीं है, वो कैसे आ सकता है? क्योंकि फिजिसिस्ट लोग तो शून्य को मानते ही नहीं है। तो शून्य कहाँ से आया? और शून्य है ही नहीं। शून्य मतलब कुछ भी नहीं है। तो कुछ भी नहीं है तो वो कुछ भी नहीं कैसे बढ़ सकता है? कुछ भी नहीं कैसे आगे बढ़ सकता है? कुछ भी नहीं कैसे और बड़ा हो सकता है? कुछ तो होगा जो बड़ा होगा। कुछ भी नहीं है तो वो बड़ा कैसे हो सकता है? Who regulates the safe formation of galaxies without collisions? कौन है जो ये जो ब्रह्मांड में जो गैलेक्सीज बनते हैं, इसका बनना, इसका फैलना, इसका चलना, इस सब को नियंत्रण करता है? और ये जो गैलेक्सीज है एक दूसरे से टकराते नहीं हैं, बच के निकलते हैं। ये सब चीज़ कौन इसे नियंत्रण करता है? कौन है इसके पीछे? When there were evenly spread out clouds of gases everywhere in the beginning of universe, why are there varying size and shapes
ऑफ यूनिवर्स। जब यूनिवर्स के बनने से पहले अगर सिमिलर साइज के, इवन साइज के और इवनली स्प्रेड क्लाउड्स थे, बादल थे यूनिवर्स में, एक जैसे बादल थे, तो फिर ये जब यूनिवर्स बना तो वो अलग अलग साइज के क्यों हैं, अलग अलग शेप के यूनिवर्स क्यों हैं चारों तरफ? हाउ एंड वाई डिफरेंट बॉडीज इन स्पेस हैव डिफरेंट स्पीड एंड एंगल ऑफ रोटेशन? क्यों? इसका क्या कारण है कि यूनिवर्स में अलग अलग बॉडीज़ हैं, यूनिवर्स में अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग प्लैनेट्स हैं, अलग अलग बॉडीज़ हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, जिनके अलग अलग स्पीड है और अलग अलग उनका एंगल ऑफ रोटेशन है। कोई ऐसे घूम रहा है, 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 कोई ऐसे जा रहा है, कोई ऐसे जा रहा है, कोई ऐसे जा रहा है। इतना सब वेरिएशन, इसके पीछे कौन है? Related scientists are puzzled with many aspects of their own egoistic creations of the creation theories, like with dark matter, methods of determining the exact mass of galaxies, neutrinos, WIMPs, Great Wall, Great Attractor, Great Voids, Age Crisis, Hubble Constant, Received Cosmological Constants, etc. जिन्होंने ये थ्योरीज बनाए हैं, वो थ्योरिस्ट लोग, वो बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग जिन्होंने अपने ही अहम को बरकरार रखने के लिए, जिन्होंने अपने ही अहम को बरकरार रखने के लिए ये सब थ्योरीज बनाए हैं, उन्होंने, वो खुद ऐसे ऐसे चीज़ हैं ब्रह्मांड में जिसके कारण या जिसके बारे में उनके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। वो उसको एक कांस्टेंट बता देते हैं, वो इसको कुछ एक चीज़ नाम दे देते हैं और उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, बोलते ये चीज़ है, इसके कारण ऐसा है। वो चीज़ क्या है? जैसे कि उनके पास कुछ कुछ अनएक्सप्लेनेबल चीज़ हैं, जैसे डार्क मैटर। उनके थ्योरीज में एक डार्क मैटर आता है। उसके बाद किस तरह से गैलेक्सीज़ का जो मास है वो किस तरह से डिटरमाइन किया जाए, अलग अलग तरीका उन लोग बताते हैं, तो अलग अलग मास भी निकलता है। फिर न्यूट्रिनोज, उसके बाद WIMPs, उसके बाद ग्रेट वॉल्स जो यूनिवर्स में है, फिर ग्रेट अट्रैक्टर्स, उसके बाद ग्रेट वॉइड्स जो बड़े बड़े शून्य हैं जिसके बारे में साइंटिस्ट लोग कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, एज क्राइसिस, उसके बाद हबल कांस्टेंट। हबल ने अपने थ्योरी में एक कांस्टेंट डाल दिया जो कि ये है एक कांस्टेंट, उसके बाद उसको एक्सप्लेन नहीं किया गया। उसके बाद रिवाइव्ड कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट्स, जो कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट को फिर से उन्होंने रिवाइव किया, इत्यादि बहुत सारे ऐसे अनएक्सप्लेन्ड चीज़ हैं जो साइंटिस्ट लोग नहीं निकाल पाए। whose detail could be found out in many books and in the net by the curious reader or seeker। ये जो मैंने चीज़ें बोली, ये जो कॉन्स्टेंट्स है, ये जो अनएक्सप्लेनेबल चीज़ है, इनके बारे में अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हैं, जो मेरे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप कई बुक्स हैं जिसमें आप ये जान सकते हैं, आप नेट में जाके जान सकते हैं इसके बारे में।